आज कोई कितना भी उछल ले, इसलिए कि आज उसका समय है, लेकिन जिस दिन कोर्ट का फैसला आया तो समझ लीजिए कि समय बदल चुका है। अब यानी अब जो पहले हो रहा था अब वो नहीं होगा, इसलिए कोर्ट ने फैसला दे दिया है और वो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा बड़ा फैसला देखेंगे जहां पर जो है फैसले के बाद सब कुछ बदल गया। यानी कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, अगर इस फैसले को अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर इस फैसले को आप पूरा कैसे पढ़ सकते हैं। ये जो विवाद है, यानी विवाद है यहाँ पर ललिता है ना, ललिता बेन है, ठीक है, और दूसरे जो यहाँ पर हैं इनका यहाँ पर नाम है प्रज्ञा बेन। अब इन दोनों के बीच में विवाद है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखें, इस जजमेंट को निकालने के लिए आपको बहुत ऐसा हो सकता है कि आप नाम से भी सर्च करके इसको ढूंढ सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि सिविल अपील नंबर जो है यहाँ पर 7434 ऑफ 2008, अगर इससे भी अगर आप सर्च करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आपको दिखेगा और यानी आप जो है उसको पढ़ सकते हैं। आखिर अब इस जजमेंट में आखिर क्या हुआ, जो चर्चा करने वाले हैं, देखें यहाँ पर जो है विवाद होता है और वो भी विवाद होता है वसीयत को लेकर। यानी वसीयत जो है कब किया जाता है, जब भी वसीयत की बात आती है, वसीयत कभी भी संपत्ति का मालिक यानी इस जमीन का मालिक जो है, इस मकान का जो मालिक है वो कर सकता है। यानी वसीयत अगर किया गया है तो ये जिसके नाम से वसीयत लिखा गया है, जिसको अधिकार दिया गया है, यानी उसको वो अधिकार, यानी जमीन का जो मालिक है, जमीन मालिक, ठीक है, या मकान का जो मालिक है, मकान मालिक जो भी है, वो आपके रिश्तेदार हैं या कोई अन्य व्यक्ति है, अगर वो आपके नाम से वसीयत लिखा गया है तो उनकी मृत्यु के बाद, इनका अगर मृत्यु हो जाएगा तो उसके बाद आप वसीयत के आधार पर दावा कर सकते हैं। अब कोई जो है उस जमीन पर मकान ही क्यों ना बना लिया हो, आप जो है उस वसीयत के आधार पर संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कि आपका कानूनी अधिकार है। आपके नाम वसीयत लिखा गया है। अब है कि वसीयत लिखने के क्रम में वसीयत जो लिखा गया क्या वो सही लिखा गया, वसीयत जो लिखा गया वो किस प्रकार लिखा गया। यानी जो सीधी सी बात है, वसीयत जो करता है, वो जो वसीयत लिखा है क्या वो वसीयत लिखने के लिए एलिजिबल था, मतलब वो लिख सकता था, क्या उसको अधिकार था लिखने का या नहीं था। तो ये यहां पर जो है सबसे बड़ा। दूसरी बात जो है, वसीयत जो होता है रजिस्टर भी होता है, अनरजिस्टर्ड भी होता है, लेकिन आप बताएं कि अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड वसीयत लेके आएगा तो कितनी आसानी से उसको कोर्ट में फर्जी साबित किया जा सकता है। यानी आप इसको समझ सकते हैं, अरे जो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है, आप दस्तावेज लेकर आए, ठीक है, लिखा गया, लेकिन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का मान्यता नहीं मिलने वाला आपको। इसीलिए जब भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार होता है, अगर मान लेते हैं कोई आपका एक डीड है, आप जो है सेल डीड ही अनरजिस्टर्ड है, आप सारा कुछ किए, सारा कुछ स्टैम्प पर लिखा गया, तो लेकिन जो है इसको एक तरह से वेरीफाई नहीं किया गया, सब रजिस्ट्रार का सिग्नेचर मोहर नहीं हुआ, तो क्या ये डॉक्यूमेंट आपका रजिस्टर्ड हुआ, क्या ये आपका डॉक्यूमेंट सरकारी दस्तावेज बन गया, नहीं बना है। तो इसलिए इस डॉक्यूमेंट का कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। डॉक्यूमेंट जो है वो हमेशा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब यहां पर देखें सुप्रीम कोर्ट में जो ये फैसला दिया गया और साफ साफ कह दिया गया, देखें कि यहां पर जो है वसीयत जो करता है, ठीक है, कि वसीयत जो कर रहा है ना, वसीयत
कर्ता का इरादा भी देखना होगा, यानी वसीयत जो करने वाला है, वसीयत कर्ता का यहां पर इरादा जो है, इरादा भी देखना होगा। ठीक है, देखना होगा। और सीधी सी बात इसको आप समझ लें कि वसीयत कोई भी अगर उसका अपना आप कह सकते हैं अर्जित संपत्ति है तो वो कर सकता है, अगर पैतृक संपत्ति है तो उसको भी बंटवारा के बाद कर सकता है। यानी पैतृक संपत्ति बंटवारा कर लिया, अपने नाम पर प्रॉपर्टी, अब जमीन है, मकान है, अपने नाम पर कोई ट्रांसफर करा लिया है, ट्रांसफर करा लिया तो अब वो वसीयत कर सकता है, अब वो स्वतंत्र है, वसीयत किसी को लिख सकता है। अगर उसकी मृत्यु होती है तो कानूनी तौर पर उस संपत्ति का हकदार कोई और होगा। कोई भी जो है नाबालिग है, पागल है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति माइंडलेस है वो, या एक तरह से बीमार है, वैसा व्यक्ति जो है वसीयत यहाँ पर जो है मानसिक रूप से बीमार है। कोई मान लेते हैं हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है, तो वो तो चाह ही रहा है कि हमारे मरने के बाद संपत्ति किसको मिले, तो वो तो वसीयत लिख ही सकता है। लेकिन मान लेते माइंडलेस है ना, बीमार है, दिमाग का इलाज करा रहा है, दिमाग ही सही नहीं है, तब वो वसीयत कहाँ से लिखेगा। तो इस तरह का वसीयत अगर कोई करता भी है तो उसका मान्यता नहीं होगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को मरने के बाद अगर पागल साबित कर दे तो वसीयत अगर सही भी लिखा गया होगा तो वो मान्य नहीं होगा। यानी मरने के बाद अगर उस व्यक्ति को जो है ऐसा साबित कर दे कि उसका माइंड ठीक नहीं था, ऐसा प्रूफ ला कर दे दे, कहीं भी वो अगर दिमाग का इलाज करा रहा होगा, तो वो वसीयत रद्द हो सकता है। और वसीयत देखें, मान लेते हैं कि कोई भी वसीयत तो कर दिया लेकिन उसका संपत्ति पर किसी और का कब्जा है, कोई और वहां पर कब्जा जमाए हुए बैठा है, तो वसीयत जो है, जिसके नाम से वसीयत है, जब वो दावा करेगा तो उस व्यक्ति को कब्जा खाली करना होगा, यानी उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी से हटना होगा। अगर वो किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन भी कर दिया है तो उसको भी तोड़ कर हटा दिया जाएगा, इसलिए कि आप जो है अब मालिक नहीं हैं। जब तक आप नहीं जान रहे थे कि जो संपत्ति का मालिक है वो वसीयत किसके नाम से किया है, तभी आप हकदार थे। इसलिए कि आप जो हकदार थे वो परिवार में उत्तराधिकारी के तौर पे थे, और यहां पर अब जो है वसीयत के आधार पर कोई कानूनी हकदार आ चुका है, तो जो कानूनी हकदार है उसी को संपत्ति का हक प्राप्त होगा। यानी संपत्ति का असली मालिक वही होगा जो कानूनी हकदार है। वसीयत के केस में अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वसीयत जो है, आप जो भी है, अंतिम वसीयत जो होता है वही मान्य होता। मतलब क्या होता है कि जैसे सेल डीड में जमीन का कोई अगर कागजात है, उसमें अगर कागजात एक बार तैयार कर दिया गया तो दोबारा कर नहीं सकते आप। वसीयत अगर दोबारा करेंगे तो पहले वाला जो वसीयत है वो अपने आप जो है अमान्य हो जाता है, यानी अंतिम वसीयत ही मान्य होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।